हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। मतलब कि हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किस किस मटेरियल को किस किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके। ठीक है, इसके अंदर पहला टॉपिक है बोर मैग्नेटॉन और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कि एक इलेक्ट्रॉन अगर एटम में रिवॉल्व करता है तो वो कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पॉसेस करता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, हमने क्या लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया। वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये इस पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। अब ये रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस करेगा। तो अगर ये इस तरीके से घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ करंट प्रोड्यूस करेगा? आई की वैल्यू ये होगी कि नहीं होगी, बताओ जल्दी से। जिधर मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा। तो भाई ये करंट प्रोड्यूस करेगा तो इसकी वैल्यू निकालें, करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, तो करंट ऐसे प्रोड्यूस करेगा। इस करंट की वजह से क्या करेगा, एक सर्कुलर लूप बन गई, और सर्कुलर लूप बन गई तो हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट करंट का पता ही है, NIA होता है। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, NIA। अब इसमें N की वैल्यू तो 1 है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो देखिए इधर सबसे पहले ये कितना करंट प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये कितना करंट प्रोड्यूस करेगा। तो करंट कितना होगा, सपोज इसका रिवॉल्विंग का टाइम पीरियड कितना है, T है। टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है, T है। तो सुनो ध्यान से, हमें पता है करंट I इक्वल टू कितना हो गया, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड कितना, T है। तो चार्ज E अपॉन T, चार्ज E अपॉन T। अब देखो E की वैल्यू कितनी, अब टाइम पीरियड T कितना होता है, हमें पता है T इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी। अगर भाई ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, इसका टाइम पीरियड है T, तो 2 पाई बाई ओमेगा हमें पता है। तो अब क्या किया जाए, निकालते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। I की वैल्यू कितनी आएगी, E बाई 2 पाई बाई ओमेगा। इसके ओमेगा E डिवाइड बाई 2 पाई आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया, I की वैल्यू होगी। अब सुनो ध्यान से कि भाई इसकी रेडियस है R, रिवॉल्यूशन की रेडियस कितनी है, R रेडियस पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, मैग्नेटिक मोमेंट M इजिकल टू होता है I इंटू ए। वैसे तो होता है NIA, लेकिन N एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए N की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसलिए लिख सकते हैं हम क्या, I इंटू ए। I की वैल्यू तो हमें पता है, और A की वैल्यू, A कितना हो गया, एरिया इजिकल टू हो गया पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो भाई दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दें इसमें। तो M इजिकल टू कितना हो गया, I की वैल्यू ओमेगा E डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। M इजिकल टू कितना हो गया, पाई से काट दो पाई, 1 बाई 2 E ओमेगा आर स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, 1 बाई 2 E ओमेगा आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हो इसको क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। ठीक है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर सर्कुलर पाथ में या कोई भी पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। ये हमने बोर पोस्टुलेट होता है, सेकंड पोस्टुलेट बोलते हैं, बोर एटॉमिक मॉडल का सेकंड पोस्टुलेट होता है MVR इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2 पाई। क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर रिवॉल्व करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड और कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। ये बोर का सेकंड पोस्टुलेट होता है। तो किस तरीके से कंजर्व्ड होता है, वी नो दैट MVR एंगुलर मोमेंटम हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब NH अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। ये बोर पोस्टुलेट होता है, सेकंड पोस्टुलेट। ठीक है, तभी तो बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं इसको, बोर सेकंड पोस्टुलेट हो गया। अब एक बात बताओ, हमें पता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, V इज इक्वल टू ओमेगा आर। V इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा
आर। ये v इक्वल टू ओमेगा आर इसमें पुट कर दूं तो क्या वैल्यू आएगी, m ओमेगा आर इंटू आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है भाई, इसका क्या कितना बन गया, ओमेगा आर स्क्वायर, इस m को नीचे ले जाता हूं मैं, एन एच अपॉन 2 पाई m। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया है, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड होगी ये। ठीक है भाई, अब देखिए इधर, इसके बाद क्या करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो कितना आया, m इज इक्वल टू 1/2 ई ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, एन एच अपॉन 2 पाई m। ये हो गई कि नहीं होगी इक्वेशन नंबर। अब इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू ई एन एच अपॉन 4 पाई m। n की वैल्यू कितनी होगी 1 के लिए, तो n के लिए 1 है तो m इज इक्वल टू कितना हो गया, ई एच अपॉन 4 पाई m। ये क्या हो गया, इसे बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। इसकी वैल्यू कितनी होती है, बोहर मैग्नेटॉन होती है। अब सुनो, इसकी वैल्यू h क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई फिक्स है कांस्टेंट है, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज और m है मास। ठीक है, ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है, ये सारी चीजें क्या है कांस्टेंट। e की वैल्यू कितनी होती है 9.1 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। समझ में आया कि नहीं है, और ये कितना है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये सारी वैल्यू क्या है कांस्टेंट है। तो पहले यहां तक नोट कीजिए जल्दी से एक बार, कर लिया मैं नोट। अब देखो इधर उसकी वैल्यू निकालते हैं कि भाई इसकी वैल्यू किस तरीके से निकलेगी। इधर देखो m इज इक्वल टू कितना होगा, e 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, h 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 4 22/7 और m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 किलो। इसकी वैल्यू हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9.27 इंटू 10⁻24 और यूनिट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, IA एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से, ये वैल्यू है, ये क्या है इसकी वैल्यू है। अब सुनो, इसको बोहर मैग्नेटॉन का मतलब क्या होता है, बोहर मैग्नेटॉन का मतलब ये होता है मिनिमम डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एटम इन ए फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट। अब पहली स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर, पहली स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर जो मिनिमम डाइपोल मोमेंट होगा उसे ही हम बोहर मैग्नेटॉन कहते हैं, बोहर मैग्नेटॉन कहते हैं। ठीक है, करो नोट इसको। हाँ भी कर लिया। अब देखो इधर, अब करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या डेफिनेशंस बोल लो जो मैग्नेटिज्म के अंदर, इसके अंदर यूज होती हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर जो यूज होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। टोटल करेंगे 5 डेफिनेशन। पहली, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B बोलते हैं, फर्स्ट। दूसरी करेंगे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H होती है। तीसरी मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और चौथी पढ़ने वाले हैं हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I, और लास्ट है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो सुनिए ध्यान से, फर्स्ट आती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। B ये है फर्स्ट डेफिनेशन, सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड ही है बेसिकली, मैग्नेटिक फील्ड ही है ये
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल दो या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल दो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुन लो इधर भाई, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं इसको, बी। हमें पता है कि एफ क्या, जब एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी एंगल थीटा पे मूव करता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, क्यू वी बी साइन थीटा लगता है, सबको पता है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं एफ इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी, बोलते हैं नहीं बोलते, ये बोल सकते हैं। अब देखो इसमें b की वैल्यू कितनी होती है, b इजिकल टू कितना हो गया, एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। ये b की वैल्यू होगी कि नहीं होगी, तो यहां से डेफिनेशन क्या निकल गई, अगर f है वो क्या हो गया 1 न्यूटन बोल दें, q इजिकल टू कितना 1 कूलम हो गया, v इजिकल टू 1 मीटर से पर सेकंड हो गया, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। तो b इजिकल टू कितना हो गया 1 टेस्ला हो गया कि नहीं हो गया, b की वैल्यू कितनी होगी 1 टेस्ला। टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, इफ ए यूनिट चार्ज b इजिकल टू एफ भी हो गया, इसको इस तरीके से b इजिकल टू एफ भी बोल सकते हैं, b इजिकल टू एफ, ठीक है। मतलब क्या कि अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूनिट वेलोसिटी से परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा तो उसका फोर्स ही मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा, या ये बोल सकते हैं देन एक्सपीरियंस 1 न्यूटन फोर्स देन द मैग्नेटिक फील्ड इजिकल टू 1 टेस्ला। और इसे ये बी है ना टेस्ला, वो ऐसा यूनिट है किसके, मैग्नेटिक फील्ड की। ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यही है, मैग्नेटिक फील्ड ही है, मैग्नेटिक फील्ड है। और सीजीएस यूनिट क्या होती है, होती है गॉस, गॉस होगी, सीजीएस यूनिट क्या होगी, गॉस होती है, ठीक है। अब मेरी बात सुन लो ध्यान से कि भाई 1 टेस्ला 10⁻⁴ गॉस होती है, जी स्मॉल आएगा, ठीक है। 1 टेस्ला इजिकल टू कितना होगा 10⁻⁴ गॉस के बराबर होती है। ये पहली डेफिनेशन हो गई, ये पहली डेफिनेशन। मैग्नेटिक फील्ड ही है ये, मैग्नेटिक फील्ड है, हमने फोर्स की टर्म से इसको एक्सप्लेन किया है। करो नोट जल्दी से, कर लिया नोट। सेकंड डेफिनेशन देखिए इधर, सेकंड डेफिनेशन क्या आती है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H, ये वेक्टर होती है, ठीक है भाई। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या होगी H। ध्यान से सुनो इसको, ये हमने क्या ली, एक सोलेनॉइड ले ली, समझ में आया। इसमें करंट जा रहा है I, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इसमें N। अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, कितना होगा भाई, ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा। तो भाई एक बात बताओ, जितना अगर मैं स्पेसिमेन रखूं इसके अंदर मैं स्पेसिमेन कोई रख दूं इसके अंदर, तो ये इसको भी तो मैग्नेटाइज करेगा। अरे कैसे, अरे याद करो तुम, तो अपन किसी भी मैग्नेट से कोई चीज़ रब करते हैं, बार बार रब करते तो थोड़ा मैग्नेटाइज हो जाता है नहीं हो जाता। ऐसे स्पेसिमेन को किसी को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड गेन कर लेता है, समझ में आया कि नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से कितना गेन करेगा वो एक्सप्लेन करना है हमें। तो जो एन आई है ना, H इजिकल टू करते हैं एन आई, H इजिकल टू कितना होता है एन आई। इस H का नाम है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये क्या होता है करंट, ये क्या होता है करंट। तो नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स इनटू करंट इजिकल टू क्या हो गया H के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये क्या हो गया मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। तो इसको लिख सकते हैं B इजिकल टू म्यू H, लिखते हैं भाई म्यू H, B इजिकल टू क्या हो गया म्यू H। ये H जो है ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, H क्या होगा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। अब देखो अगर वैक्यूम ले लें तो B नोट की वैल्यू कितनी होगी म्यू नोट H, B इजिकल टू कितना हो गया म्यू नोट H। समझ में आया कि नहीं है। तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का मतलब क्या है, अगर किसी स्पेसिमेन को किसी सोलेनॉइड के अंदर रख दिया तो वो कितना मैग्नेटाइज कर पाती है, वो उसकी क्या होगी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। समझ में आया कि नहीं।
स्पेसिमेन को कितना मैग्नेटाइज कर पाएगी, वो क्या होगी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी डिग्री। ठीक है, तो कितनी भाई इसके अंदर फील्ड लाइंस पास होंगी तो ये मैग्नेटाइज होगा, उसे हम बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। समझ में आ गया, इसको याद रखा, बी नॉट इक्वल टू म्यू जीरो एच होगी, इसको बी इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का यही तो होता है। इस एन आई को एच बोल देते हैं, एन आई को क्या बोल रहे हैं हम, एच बोल रहे हैं। समझ में आ गया। अब देखो इस एच की यूनिट है ना, एच की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर इनवर्स। याद कर लेना, एम्पियर मीटर इनवर्स। क्यों, ये बता देता हूँ। इसकी यूनिट क्या है भाई, इसकी यूनिट है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इनटू करंट है एम्पियर। नंबर ऑफ टर्न्स का कोई यूनिट नहीं है, लेंथ का यूनिट है 1/मीटर इंटू एम्पियर, इसको एम्पियर मीटर इनवर्स बोल देते हैं, एम्पियर मीटर इनवर्स। समझ में आया कि नहीं आया, इसको नोट कर लो फटाफट से, कर लिया। अगली नेक्स्ट देखिए, तीसरी डेफिनेशन, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको म्यू भी बोल देते हैं और म्यू आर भी बोल देते हैं। म्यू और म्यू आर दोनों है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है म्यू आर होती है, और मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है म्यू होती है। अब सुनो, मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई किसी स्पेसिमेन को रखा अपन ने मैग्नेटिक फील्ड में, वो स्पेसिमेन अपने अंदर से कितना परमिट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करने की, कि भाई वो कितना परमिट करता है अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होने की, उसे मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर स्पेसिमेन रख दिया, इस स्पेसिमेन है वो कितनी फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास होने देता है, परमिट करता है, उसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोलते हैं। अब देखो मैग्नेटिक परमेबिलिटी, अब देखो इस पिछले वाले डेफिनेशन से देखें हम तो दो डेफिनेशन बनती है इसकी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी की। पहले क्या अपन देखें, बी इक्वल टू म्यू एच आया था, ठीक है, और बी नोट की वैल्यू कितनी आई थी, म्यू नोट एच आई थी। दोनों को डिवाइड कर दें, एच से एच मर गया, बी अपॉन बी नोट, म्यू अपॉन म्यू नोट। अब देखो म्यू अपॉन म्यू नोट, ये दोनों किसके बराबर होंगी, म्यू आर के बराबर बोली जाती हैं। इसे बोलते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी मतलब क्या हुआ, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी की डेफिनेशन सुन लो, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी एट मीडियम टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी एट फ्री स्पेस, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होगी। दूसरी, द रेशियो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द मीडियम टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द वैक्यूम, इसे भी क्या बोलेंगे हम, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। मतलब बात ये सुनो ध्यान से, परमेबिलिटी का मतलब होता है परमिशन, परमिशन देना, किसको, फील्ड को देंगे, फील्ड को किससे, अपने अंदर से पास होने में, कि भाई कितने फील्ड को अंदर से पास होने की परमिट दे रही है, उसे तो परमेबिलिटी बोलेंगे। रिलेटिव परमेबिलिटी अगर मीडियम और वैक्यूम के कंपैरिजन में कितनी परमिट करती है, अरे वैक्यूम में तो इतनी करती है, मीडियम में इतनी करती है, तो दोनों का रेशियो क्या हो गया, रिलेटिव हो गया। रिलेटिव यही तो है, इन दोनों का रिलेशन हो गया, मीडियम का और वैक्यूम का, तो ये क्या हो गया, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। चलो करो फटाफट से नोट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब बारी आई किसकी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। फोर्थ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसे बोलते हैं आई। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी होती है एच और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है आई। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी स्पेसिमेन को, मटेरियल मीडियम को किसी फील्ड में रखा, ठीक है, तो तुमने उसके एंड्स पे डाइपोल मोमेंट कितना आया और कितनी इसकी वॉल्यूम थी, कितना डाइपोल मोमेंट आया, कितनी इसकी वॉल्यूम थी, इन दोनों के रेशियो को ही क्या बोलते हैं हम,
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके भाई? स्पेसिमेन। अरे देखो ये फील्ड लिया, ये हमने स्पेसिमेन रख दिया। स्पेसिमेन मतलब कोई सॉफ्ट आयरन, कोई और दूसरा, कोई कॉपर, कैसा भी मीडियम रख दिया। ये मीडियम रखा, ठीक है, मटेरियल मीडियम की तो बात कर रहे हैं, मीडियम रखा तो इस पर डायपोल मोमेंट तो कितना है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया और इसकी वॉल्यूम कितनी थी। इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? क्या? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये आई है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होगी। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है? पोल स्ट्रेंथ इनटू 12। अब 12 पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ होती है पूरे मटेरियल की। यही तो हो गया। अब देखो दूसरा वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ। तो इसको कैसे लिखते हैं? आई इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ होती है m, 12 एरिया लेंथ। अब देखो लेंथ तो दोनों जो है 12 ही आएगी। अरे स्पेसिमेन की लेंथ ये है तो ये पहले भी उसमें मैग्नेटिक मोमेंट में 12 ही आएगी। और एरिया क्या हो गया? लेंथ इंटू एरिया, सॉरी वॉल्यूम कितनी हुई? लेंथ इंटू एरिया। ये होगी 12 से 12 कट गया तो आई इक्वल टू कितना आ गया? m/a। देखो दो डेफिनेशन बन गई इसकी। पहली डेफिनेशन सुनिए आराम से। पहली डेफिनेशन है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब सुनो दूसरी डेफिनेशन। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, सॉरी बेटा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसकी यूनिट क्या होगी? अब देखो यूनिट यहां से निकाल लेते हैं। आई क्या होगी बेटा? देखो ध्यान से। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती है? बताओ जल्दी से। एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है और डिवाइड बाई वॉल्यूम कितनी होती है? मीटर क्यूब होती है। कट गया, बच गया कितना? एम्पियर मीटर इनवर्स बन गया ही नहीं बन गया। मतलब मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी हो चाहे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो, दोनों की ऐसा यूनिट क्या होगी? सेम होती है, एम्पियर मीटर इनवर्स होती है। एम्पियर मीटर इनवर्स। समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से नोट करो इसको। कर ले नोट भाई। देखो नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। फिफ्थ हम बोलते हैं जिसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। फिफ्थ डेफिनेशन देखो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ध्यान से सुनो भाई। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, इसका नोटेशन है ज़ाई। भाई बात यही है, मटेरियल हम मैग्नेटाइज करना चाहते हैं, मतलब इसको मैग्नेट बनाना चाहते हैं, तो इसको इजी से इजी तरीके से कैसे मैग्नेट बनाया जाए, वो क्या होती है? इसकी ससेप्टिबिलिटी होती है। वो क्या होती है? इसकी ससेप्टिबिलिटी। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देख लीजिए इधर। जाई एम इक्वल टू होता है आई बाई एच। याद कर लेना अच्छे से, जाई एम इक्वल टू आई बाई एच। मतलब डेफिनेशन क्या होगी इसकी? इसकी डेफिनेशन होगी द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। क्या बोला मैंने? सुनिए दोबारा से। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है भाई। अब सुनो ध्यान से। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो यूनिटलेस होती है। क्यों भाई? आई की यूनिट क्या होती है? कितनी होती है? एम्पियर मीटर इनवर्स। और एच की एम्पियर मीटर इनवर्स।
दोनों के बराबर है, तो जाई एम इजिकल टू कितना हो गया, एम्पियर मीटर इनवर्स डिवाइड बाई एम्पियर मीटर इनवर्स, दोनों कट गए तो इजिकल टू क्या हो गया, नो यूनिट। ठीक है, तो जाई एम इज यूनिटलेस, जाई एम इज यूनिटलेस। समझ में आया कि नहीं आया? सबको अच्छे समझ में आ गया? ठीक है, नोट करो फटाफट से, जल्दी करो। कर लिया भाई नोट। नेक्स्ट आता है, देखो, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक देखिए इधर, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, सीधी सीधी बात है, म्यू में और जाई में रिलेशन बनाना है। ससेप्टिबिलिटी है ये, परमेबिलिटी, दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो कैसे रिलेशन करेंगे, ध्यान से सुनो भाई। बात ये ली, क्या, सपोज एक सोलेनोइड लिया आपने, ठीक है, तो इसका बी की वैल्यू बी नॉट इक्वल टू कितना हो गया, म्यू जीरो एच हो गया इसमें। अब जैसे इसके अंदर स्पेसिमेन रख दिया, ये एक स्पेसिमेन रख दिया, इस स्पेसिमेन को, ये सपोज इधर ही मैग्नेटाइज हो गया, जिधर इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर है, सपोज ये भी इधर ही मैग्नेटाइज हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसका भी इधर है और स्पेसिमेन का भी ये इधर ही मैग्नेटाइज हो गया, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, बताओ जल्दी से। आया कि नहीं आया समझ में? नहीं आया। ध्यान सुनो इधर भाई, ये तो क्या है, वैक्यूम है, और ये मटेरियल मीडियम है। ये क्या है, मीडियम है, कि भाई हमने पहले तो वैक्यूम में रखा सेम टू सेम, फिर ये स्पेसिमेन अगर यहाँ पे रख दिया तो इस वैक्यूम में तो बी नॉट इक्वल टू म्यू जीरो एच होना चाहिए था, ये तो इसका सोलेनोइड का है। अब ये मटेरियल मीडियम है, ये भी तो मैग्नेटिक, ये भी तो मैग्नेटाइज हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अब यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यूज होगी, यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी यूज होगी। अगर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी सोलेनोइड की है और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग मटेरियल की है, तो इसमें क्या बोला जाएगा, बी मीडियम इक्वल टू म्यू जीरो आई, बी मीडियम इक्वल टू म्यू जीरो आई। अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे स्पेसिमेन रखा है तो इसका भी तो यूज हो रहा है, इसका बताया मैंने, बी एम इक्वल टू म्यू जीरो आई, मतलब जब दोनों को जोड़ा जाए तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, बी नॉट प्लस बी एम। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई, दिमाग में घुसी थोड़ी सी बात या नहीं घुसी? देखो मेरी बात सुनो भाई, दोबारा सुनो भाई, ये सोलेनोइड अकेली थी तो ये अपनी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बताएगी कि मेरी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ये है। फिर जैसे सपोज ये डस्टर है, स्पेसिमेन है, अब ये सोलेनोइड के अंदर रख दिया, अब सोलेनोइड के अंदर रख दिया, ये भी बोलता है मेरा भी मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, तो भाई इसके अंदर देखा जाए तो इसमें दो हैं, एक तो ये बी नोट तो ये है इसका, और इसका बी एम इसका है मटेरियल मीडियम का, तो दोनों के डायरेक्शन सेम हो गए क्या, दोनों जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? अरे आ गए ना समझ में? हाँ, बी इक्वल टू बी नोट प्लस बी एम। हमने किया ये, क्या किया, बी नोट की वैल्यू म्यू जीरो एच, बी एम की वैल्यू म्यू जीरो आई, दोनों को हमने जोड़ दिया तो बी इक्वल टू म्यू जीरो ले लिया कॉमन, एच प्लस आई, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ससेप्टिबिलिटी बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है हमें ये पता है कि भाई अभी थोड़ी देर पहले जाई एम इज इक्वल टू आई बाई एच, वेरी गुड, आई बाई एच, आई की वैल्यू कितनी, जाई एम एच, भाई इसकी वैल्यू पुट कर दें इसमें, कहो तो कर देते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एच प्लस जाई एम एच, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो एच एच कॉमन आ गया, बिल्कुल आ गया। अब एक इक्वेशन और दे देते हैं यार, ये दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे देते हैं सेकंड। ठीक है, अब b इक्वल टू कितना है रे, म्यू जीरो एच, 1 प्लस जाई एम आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया, इसमें h कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखिए म्यू जीरो एच इक्वल टू बी नोट, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, इक्वेशन नंबर यहाँ लिख देता हूँ मैं
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, पहली और तीसरी इक्वेशन से मिला के एक नई इक्वेशन बना देते हैं, b इजिकल टू बी नोट 1 प्लस जाई एम, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस बी नोट को इसी नीचे ले जाता हूँ तो क्या आ जाता है, b अपॉन बी नोट 1 प्लस जाई एम। ऐसा कुछ देखा देखा लग रहा है ये तो, हाँ याद करो, b अपॉन बी नोट म्यू अपॉन म्यू नोट किसके बराबर था, म्यू आर के बराबर था कि नहीं था ना। तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं, म्यू आर रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी है ना। तो देखो इसके अंदर, तो इसके वाले बी अपॉन बी नोट हमें पता है, बी अपॉन बी नोट इजिकल टू होता है म्यू आर, तो इजिकल टू म्यू आर 1 प्लस एम के बराबर होगी कि नहीं होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो म्यू आर इजिकल टू 1 प्लस जाई एम। ये रिलेशन है किस किस के बीच में, परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच में। ये हमने एक रिलेशन प्रूव कर दिया है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक में हमने पढ़े हैं बोर मैग्नेटॉन के बारे में, 5 डेफिनेशन पढ़ी है। कौन कौन सी, फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी और मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर हमारा ओवर होता है। ओके, बाय बाय।